लास्ट लेक्चर में हमने टेंडर और परचेजिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो परचेज डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट्स में जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी मटेरियल जो हम परचेज करना चाहते हैं, प्रोक्योर करना चाहते हैं फॉर द प्रोसेस, उसके लिए रिक्विजिशन जो है वो प्लेस करता है टू आवर वेंडर्स एंड सप्लायर्स। जब वेंडर या सप्लायर मटेरियल हमें सप्लाई करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो मटेरियल इनवर्ड होने का जो काम है वो स्टोर डिपार्टमेंट संभालता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसका बेसिकली काम क्या है कि मटेरियल जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, जब सप्लायर हमें सप्लाई कर देता है, तो मटेरियल का फुल इन्वेस्टिगेशन कि जो मटेरियल हमने मांगा था वही मटेरियल आया है या नहीं आया है, जितनी क्वांटिटी मंगवाई थी वो सही है या नहीं है, प्लस या माइनस जो भी है, या कोई डैमेज है, किसी भी तरह का अगर डिफरेंस है हमारे रिक्वायरमेंट में और जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है, तो वो सारी चेकिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद मटेरियल को हम स्टॉक कर देते हैं इनटू द स्टोर रूम। तो ये पूरा जो डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड स्टोर डिपार्टमेंट। तो स्टोर डिपार्टमेंट का बेसिकली इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, क्योंकि हज़ारों तरह के आइटम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहे हैं और हर एक आइटम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ होने वाला है। उसमें से कुछ आइटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं, तो उनका रख रखाव, उनका मैनेजमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जो कि स्टोर मैनेजमेंट जो है वो करता है। अब स्टोर मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर रिसिप्ट, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसका पूरा रिकॉर्ड बनाना, जो मटेरियल आया है, जो इन्वर्ट हुआ है मटेरियल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी पूरी रसीद बनाना, क्या मटेरियल आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है, और उसको स्टोर करना इनटू द डिपार्टमेंट। रैक्स बने होंगे, रैक्स में हमें स्टोर करना है, कुछ भारी सामान है उसको नीचे स्टोर करेंगे, नीचे के रैक्स में स्टोर करेंगे, और जो हल्का सामान है वो ऊपर की रैक्स में हम स्टोर करेंगे, सो दैट इन केस ऑफ एनी अगर सामान गिर जाता है तो इस तरह की कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास हैवी जो मटेरियल अगर नीचे है तो उसका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसी के साथ साथ इशू ऑफ मटेरियल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि परचेज डिपार्टमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो रिक्विजिशन आई थी, रिक्वायरमेंट्स आई थी, वो परचेज करने के लिए हमने सप्लायर या वेंडर से बात कर ली। अब हर डिपार्टमेंट जो है, जो मटेरियल उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो जब मटेरियल आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको इशू करना मटेरियल को टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये स्टोर मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि मटेरियल जितना चाहिए होता है सिर्फ उतना ही मंगाएंगे, कुछ ज़्यादा मंगा लिया जाता है। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बल्क परचेज करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो है हम परचेज करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया था कि मैंगोज़ अगर हम 1 kg परचेज करते हैं तो 50 रुपीज़ पर kg है, और अगर हमें 5 kg परचेज करना है तो उसमें जो है हम बार्गेनिंग पावर जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम ज़्यादा मटेरियल जब मंगवा लेते हैं तो जितना जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट्स को, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मांग सकते हैं हमसे मटेरियल्स, और स्टोर मैनेजमेंट जो है मटेरियल को इशू करता जाएगा। स्टोर डिपार्टमेंट मस्ट टेक केयर कि मटेरियल कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। आउट ऑफ स्टॉक अगर हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस जो है वहीं पर रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जिनको असेंबल करने के बाद हम एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए उसमें जो चेन है जो पावर ट्रांसमिट कर रही है, वो चेन अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो साइकिल है वो फुली जब फिनिश प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो अगर वो चेन हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो फाइनली हम जो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं उसमें खामी है, तो उसको हम सेल तो नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टोर मैनेजमेंट जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो मटेरियल है हमारा वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि मटेरियल के आउट ऑफ स्टॉक होने से हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो हॉल्ट पे आ जाएगा। नंबर 2 की मटेरियल जो है वो इतना ज़्यादा भी ना आ जाए, एक्सेस क्वांटिटी में ना आ जाए, जिसको स्टोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाए हमारे लिए। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जब हमारे पास मटेरियल आ जाएगा तो उसकी
हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, उसका रख रखाव जो है, उसका स्टोरेज जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर उस क्वांटिटी को अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाए। तो टू प्रोटेक्ट स्टोर अगेंस्ट डैमेज, चोरी भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टोर मैनेजमेंट को ध्यान रखनी होगी। इसी के साथ साथ टू डिसाइड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा समझाने की अगर कोशिश करूँ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट में बताया कि मटेरियल ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना हो, क्योंकि कम होगा तो भी हमारे लिए दिक्कत है और ज़्यादा होगा तो भी हमारे लिए मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर हम ऑर्डर करें तो दैट विल बी इकोनॉमिक, ना तो ज़्यादा महंगा होगा और ना ही हमारा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कि हम उसे स्टोर करने में, मैनेज करने में दिक्कत आए, और ना ही इतना कम होगा कि वो हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो उसको किस तरह से डिसाइड करते हैं वो नेक्स्ट यूनिट में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टोर मैनेजमेंट का ही ये काम है कि वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स। तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो स्टोर मैनेजमेंट के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। और क्या फंक्शंस हैं इसके? टू रिसीव द मटेरियल को रिसीव करना, जो हमारे डिपार्टमेंट में है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया उसका इन्वर्ट करना, रिसीव करना। स्पेयर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जितना भी सामान इस तरह का जो है मटेरियल पर परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया है वो जब सप्लायर से आ जाएगा तो उसको रिसीव करना। नंबर 2, टू रिसीव द आइटम्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मटेरियल ऐसा भी हो सकता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको रिसीव करना। जितना भी मटेरियल आएगा, चाहे वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे वो हम कहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं बाहर से, वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा। नंबर 3, टू इंश्योर इंस्पेक्शन ऑफ परचेज मटेरियल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फुली इंस्पेक्शन जो है, कंप्लीट इंस्पेक्शन जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट करता है कि जो मटेरियल हमने परचेज किया है। फॉर एग्जांपल हमने तो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने साबुन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, लेकिन गलती से जो है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे गलती से वो साबुन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल हमने परचेज करने के लिए या रिक्वायरमेंट जो है हमने भेजी थी, लेकिन जो मटेरियल हमने रिसीव किया उसमें कांच के बल्ब आ गए। तो इस तरह की अगर कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उस चीज़ को इंस्पेक्ट करना जो है दैट इज़ द वर्क ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। इसी तरह से जितनी क्वांटिटी हमने मंगवाई है उतनी है या नहीं, कम है या ज़्यादा है, कोई डैमेज पार्ट तो नहीं आ गया। तो इस तरह की इंस्पेक्शन जो है वो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट का फंक्शन है। टू कीप मटेरियल एट प्रॉपर प्लेस इन द स्टोर, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी उस चीज़ को पूरा मैनेज करना। मेंटेन द सेफ्टी ऑफ आइटम्स फ्रॉम, खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए या खराब इस तरह की जो चीज़ें हैं डेट्रॉय ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए, इन सब चीज़ों का भी जो है स्टोर डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा। इसी के साथ परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना फॉर इनिशिएट द परचेजिंग एक्शन, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया डिपार्टमेंट्स ने रिक्वायरमेंट दी कि उसे ये मटेरियल कितने टाइम पर चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर से कनेक्शन किया, कोऑर्डिनेट किया और मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हो गया। स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब मटेरियल खत्म होने वाला होगा उससे कुछ टाइम पहले स्टोर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा टू द परचेज डिपार्टमेंट कि आप अपना परचेजिंग वाला जो काम है, जो परचेजिंग एक्शन है वो स्टार्ट कर दीजिए और कोऑर्डिनेट कीजिए विद द सप्लायर, ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले हमारे पास मटेरियल जो है वापस से रिफिल हो जाए। तो उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से नीचे जैसे ही वो मटेरियल जाएगा, हमारा जो इशू होना जो मटेरियल का है वो शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा टू स्टार्ट और इनिशिएट द परचेजिंग एक्शन। इसी के साथ हमारे स्टोर में बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो कि टाइमली आप यूज़ नहीं कर पाते, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो मटेरियल वहाँ पर है या नहीं, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, टाइम आने पर जब वो ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो अवेलेबल है या नहीं है। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम होता रहता है।
कोई ज़्यादा कॉस्टली आइटम है तो वीकली हो सकता है, उससे कम कॉस्ट का आइटम अगर है तो मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ के बाद हो सकता है, हाफ ईयरली या ईयरली। तो इस तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का आइटम है वी कैन वेरीफाई इट फिजिकली। इसी तरह से हमारे जो स्पेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या स्टोर के अंदर का लेआउट का प्लान करना, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना, स्टॉक की पूरी वैल्यू क्या है, कॉस्ट के हिसाब से इकोनॉमिकली वो है या नहीं है हमारे पास, या इसी तरह कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट या नॉन मूविंग आइटम जो है, मतलब जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑब्सोलीट का मतलब यहाँ पर ये है जो कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है, जो अब यूज़ नहीं हो रहा। जैसे कि 2G या 3G जो है वो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। आज के ज़माने में 4G, अब 5G की हम बात कर रहे हैं, तो 2G और 3G जो है दैट इज़ एन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो मटेरियल हमारे पास पुराने हो चुके हैं, जो स्पेयर पार्ट्स जो हम पुराने हो चुके हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको डिस्पोज करना जो है दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। तो उनको स्क्रैप कर दें ताकि उससे जितना पैसा आ सकता है वो इस वक्त हम उससे जनरेट कर सकें। स्टोर्स एंड स्टोर कीपिंग, जनरली जो अनवर्क्ड मटेरियल है, जो कि ज़्यादा टाइम से, बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टोर। और वो जगह जहाँ पर कि हम उस स्टोर को, उस मटेरियल को, अनवर्क्ड मटेरियल को जो कि इस वक्त हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको जहाँ रखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टोर रूम। हम अपने घरों में भी देखते हैं, सर्दियाँ आने पर हम रजाइयाँ, गद्दे या इस तरह के कंबल्स वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जब उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ योर अनवर्क्ड मटेरियल राइट नाउ। तो उस रजाई, गद्दे या जो कंबल है उसको हम स्टोर कह सकते हैं। तो स्टोर वर्ड जो है उस अनवर्क्ड मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं। और जहाँ पर उस चीज़ को हम रख देते हैं, स्टॉक कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टोर रूम। स्टोर कीपिंग क्या है? स्टोर कीपिंग इज द सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल्स स्टॉक्ड इन द स्टोर रूम। तो स्टोर रूम के अंदर जितना भी हमने मटेरियल जो है स्टॉक किया हुआ है, तो उसकी सेफ कस्टडी इज कॉल्ड स्टोर कीपिंग। अब स्टोर्स के टाइप्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स का कैटेगराइजेशन करें अगर हम, तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स के लिए अलग अलग तरह के स्टोर्स हम जो है मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम सारा का सारा मटेरियल जो है वो एक ही छोटे स्टोर में हम उसको स्टॉक कर देते हैं। अलग अलग रैक्स में या अलग अलग बीन्स में जो है हम उसको रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टोर्स वी कैन हैव रॉ मटेरियल्स के लिए अलग से स्टोर हो सकता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो सकते हैं, इनफ्लेमेबल स्टोर्स लाइक जिसमें पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल या इस तरह के इनफ्लेमेबल मटेरियल जो है हम रखें। केमिकल्स जैसे कि कार्बाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के अगर कोई और केमिकल्स हैं उसको रखने के लिए अलग स्टोर हो सकता है। मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए अलग स्टोर हो सकता है। टूल्स, जैसे कि आप अपने अगर कॉलेज में देखें तो कारपेंटरी वर्कशॉप में एक टूल का जो है रूम अलग बना हुआ है। तो टूल्स के लिए, फर्नीचर के लिए, फिनिश प्रोडक्ट जो है उसको रखने के लिए अलग स्टोर हो सकता है। स्क्रैप जो हमें है, जो बेकार हो चुका है, रद्दी हो चुका है, उसके लिए स्टोर हो सकता है। अनसर्विसेबल मटेरियल है, एम्प्टीज या जो पैकेजेस वगैरह हैं, तो अलग अलग तरह के जो स्टोर जो हैं वो हो सकते हैं हमारे पास। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टोर और स्टोर रूम क्या है, इसी तरह से अगर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास रेडी फॉर सेल है, जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो विच आर रेडी फॉर सेल आर कॉल्ड स्टॉक। तो दोनों में फ़र्क है, स्टोर और स्टॉक में फ़र्क है। स्टोर जो है मैंने आपको बताया था कि जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है मटेरियल, वो अनयूज जो मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड स्टोर, और जहाँ पे उसको रखा जाएगा दैट इज योर स्टोर रूम। बट स्टॉक और स्टॉक रूम में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मटेरियल, जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड कंडीशन में है और विच इज़ रेडी फॉर सेल और कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, तो उस प्रोडक्ट को हम जो है वो हम बोलते हैं स्टॉक, और जहाँ पर उसको रखा जाएगा, जिस स्टोर में रखा जाएगा, उसको हम स्टॉक रूम कहेंगे। तो छोटी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर स्टोर रूम और स्टॉक रूम जो है वो एक हो सकता है।
है ना, एक ऑफिसर जो है उसको पूरा मैनेज कर सकता है। बट अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ पर हम इसको सेपरेटली जो है हम कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोकेशन स्टोर की किस तरह से हम जो है इंश्योर करते हैं। लोकेशन स्टोर की ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से होनी चाहिए विच इंश्योर्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोसेस। बेस्ट लोकेशन किसी स्टोर की वो हो सकती है जो कि हमारी टोटल हैंडलिंग कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करे, मिनिमाइज करे। इस तरह की लोकेशन हो दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर स्टोर आइटम्स एंड मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हम स्टोर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि प्रोटेक्शन है, जहाँ पर कि हो सकता है कि गार्ड हो, जहाँ पर कि सीसीटीवी कैमरास लगे हों, और इन जनरल स्टोर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ पर हमें मटेरियल यूज़ करना है वहाँ से अगर नज़दीक हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि उससे हमारी हैंडलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। ईजी एक्सेस टू द स्टोर्स, जहाँ से मटेरियल हमें, ये बिल्कुल इससे प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड है कि पॉइंट ऑफ व्यू से नियर बाय होनी चाहिए ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें स्टोर को या वहाँ के मटेरियल को। जितना भी बल्कि मटेरियल है जो कि बहुत हैवी है, बड़ा है, तो उस डिपार्टमेंट में जो है कई बार क्या होता है कि वहाँ पर हम अलग स्टोर जो है वहाँ पर मेंटेन करते हैं, या फिर जो स्टोर है वो जहाँ पर बल्कि मटेरियल यूज़ होना है तो वहाँ से नज़दीक हो, ताकि क्योंकि बड़े आइटम्स को या बहुत भारी आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या हैंडल करना जो है बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ का भी जो है हम स्टोर की लोकेशन में ध्यान रखते हैं। स्टोर्स सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड दो तरह से हो सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर सिस्टम में हर एक सेक्शन का इंडस्ट्री का, जैसे कि फाउंड्री, मशीन शॉप, फॉर्जिंग, इन सब के अलग अलग स्टोर जो हैं हो सकते हैं अटैच टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि अगर हम अपने वर्कशॉप एरिया की बात करें तो यहाँ पर कारपेंट्री वर्कशॉप है, फाउंड्री वर्कशॉप है और वेल्डिंग वर्कशॉप है। तो इस तरह की जो जितनी भी वर्कशॉप्स यहाँ पर हैं अवेलेबल, तो उन सब का अलग अलग जो है वो स्टोर रूम हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन इन तीनों चारों वर्कशॉप्स का अगर एक सिंगल पॉइंट स्टोर अगर हम फॉर्म करते हैं और मैनेज करें तो दैट इज़ योर सेंट्रलाइज्ड स्टोर। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर, जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंड्री, मशीन शॉप, फॉर्जिंग, इन सब के अलग अलग सेपरेट स्टोर्स हैं। सेंट्रलाइज्ड स्टोर सिस्टम में क्या होता है कि मेन स्टोर लोकेटेड सेंट्रली एंड फुलफिल्स द नीड फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। एक ही स्टोर है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए और वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का मटेरियल जो है अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज़ योर लाइब्रेरी सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम अगर हम कॉलेज को कोरिलेट करके समझने की कोशिश करें तो टेक्निकल कॉलेज की अलग लाइब्रेरी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की अलग एक लाइब्रेरी है। तो अलग अलग फैकल्टीज़ की अगर हम अलग अलग लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर दें तो दैट इज़ योर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है कि पूरे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं इन DEI, तो उन पूरे सारी फैकल्टीज़ की अगर एक ही लाइब्रेरी हो, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी है जो सोशल साइंस फैकल्टी के साथ में, तो वो जो एक लाइब्रेरी अगर एक ही है, सिंगल पॉइंट है और सारे फैकल्टीज़ की जो बुक्स हैं वहीं पर अवेलेबल हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर जो हैं, मुझे यकीन है कि अब समझ में आ गया होगा। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के, वो डिस्कस करें। तो सेंट्रलाइज्ड स्टोर की अगर हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लेस स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही जगह है जहाँ पर कि हमें सारा मटेरियल प्लेस कर देना है। ऑप्टिमम स्टोर कैन बी मेंटेन्ड, इजीली मेंटेन हो सकता है। लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही जगह है, वहाँ पर ही हम एक गार्ड, एक CCTV कैमरा या कम स्टाफ में जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, बेटर लेआउट हो सकता है, बेटर सुपरविजन और कंट्रोल हो सकता है। लेकिन साथ के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं
क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज स्टोर में क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हो जाएंगे तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चांसेस ऑफ डिलेज इन रिसीविंग मटेरियल, क्योंकि एक ही जगह पर हर तरह का आदमी, हर एक डिपार्टमेंट का आदमी आके मटेरियल जब मांगेगा तो वहाँ पर क्यूइंग सिस्टम हो सकता है और डिलेज जो हैं वो पॉसिबल। डिसेंट्रलाइज स्टोर की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टोर्स हैं अटैच टू देयर ओन डिपार्टमेंट्स, तो उस कंडीशन में आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिलेज कम हो जाएंगे, चांसेस ऑफ डिलेज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, और कन्वीनियंट है हर एक डिपार्टमेंट के लिए टू ड्रॉ द मटेरियल्स बिकॉज अब एक्सेस जो है एक्सेसिव जो है बहुत नज़दीक क्योंकि है तो एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। डिसेंट्रलाइज स्टोर के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अलग अलग स्टोर्स अगर हम मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा स्पेस जो है वो यूज़ होगा, हर एक स्टोर के लिए अलग मैन पावर, अलग अलग इशूइंग अथॉरिटी, अलग अलग हमारे पास सीसीटीवी कैमरास या सिक्योरिटी गार्ड्स, इस तरह की मैन पावर जो है वो ज़्यादा होगी, और उसी की तरह कंट्रोल और सुपरविजन भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। स्टोर रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम अपना स्टोर का जो रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए हम कुछ एक चीज़ें यहाँ पर जो हैं जैसे बिन कार्ड्स जिसमें कि हम मटेरियल को लिखते रहते हैं, साथ साथ कितना मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, और स्टोर इशू वाउचर। जैसे आप लाइब्रेरी में भी जब जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको एक लाइब्रेरी कार्ड इशू होता है, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, MRN और MTN, मटेरियल को रिटर्न जब करते हैं तो उसका, और ट्रांसफ़र जब मटेरियल किया जाए, तो इस तरह से हम जो है स्टोर का रिकॉर्ड रखने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का जो है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टोर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए अलग अलग रजिस्टर्स हैं, अलग अलग डेटा जो है हम मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट्स हैं, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक या नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर, तो इस तरह के सरप्लस, सस्पेंस, तो अलग अलग जो है हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अलग अलग रिसिप्ट या रिकॉर्ड्स की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर। स्टोर से जितना भी मटेरियल हम इशू कर देते हैं उसकी क्या वैल्यू है, या मटेरियल जो इस वक्त स्टोर में है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं, और कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है या किस तरह का बिजनेस जो है हम वी आर प्लेइंग व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस। तो कौन से वो मेथड्स हैं यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जिसको हम FIFO FIFO शॉर्ट फॉर्म में FIFO मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में LIFO। एवरेज प्राइस मेथड, फिक्स्ड प्राइस मेथड, एक्चुअल कॉस्ट मेथड या करंट वैल्यू मेथड। इनमें से हम फर्स्ट जो 3 है FIFO, LIFO एंड एवरेज प्राइस मेथड को हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। विल स्टार्ट विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड FIFO। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों, वो भी हम डिस्कस करते हैं। FIFO मेथड में देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया है हमारे स्टॉक में उसको हम पहले इशू करेंगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मटेरियल हमारे पास पहले आ चुका है उसको हम पहले इशू करेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्लॉट में या सेकंड स्टॉक जो हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ है उसको हम बाद में इशू करते हैं। ये वहाँ पे देख फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा समझाने की अगर कोशिश करूँ, किसी एक प्रोविजनल स्टोर की अगर हम अगर ऑब्जर्व करें, वहाँ पर हमारे पास डेली बेसिस में दूध, ब्रेड या इस तरह की मटेरियल जो हैं वो आते रहते हैं। तो पहले स्टॉक में जैसे कल के दिन में जो दूध या दही या इस तरह का पनीर या इस तरह के जो ख़राब होने वाले आइटम्स जो हैं जो ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते हैं, उसका पहला स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। आज के दिन में सेकंड लॉट हमारे पास आ गया, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो पहले का जो मटेरियल है, जो कल का मटेरियल है, वो हम पहले जो है हम सील कर दें, क्योंकि सेकंड लॉट में जो मटेरियल है
वो अभी उसकी जो है एक्सपायरी डेट हमारी अभी नहीं आई। तो सेकंड लॉट का जो मटेरियल है वो हम तभी इशू करेंगे जो जबकि पहले लॉट का जो मटेरियल जब ख़त्म हो जाएगा। आपने अगर किसी बड़े सुपरमार्केट्स में जाकर कभी ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पर हमेशा जो वर्कर्स हैं वो सामान को आगे पीछे करते हैं। मटेरियल जब आता है तो वो क्या करते हैं कि मटेरियल जो पुराना पड़ा हुआ है उसको आगे कर देते हैं, साथ के साथ सफाई हो जाती है, साफ़ सुथरा हो जाता है, और साथ के साथ जो मटेरियल अब बाद में आया उसको हम पीछे कर देते हैं ताकि जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को उठाएगा तो पहले जो मटेरियल हमारे पास आया है या जिसकी डेट पहले ख़त्म हो जाएगी उस मटेरियल को वो पहले उठा लेते हैं। तो सेकंड लॉट का मटेरियल जो है वो बाद में इशू किया जाता है, इसी तरह से स्टोर में भी जब पहले वाले लॉट का मटेरियल ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर हम ये उन केसेस में करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उसकी एक एक्सपायरी डेट है, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो केमिस्ट हैं वो भी उस दवाई को, उस पत्ते को, दवाई की पत्ते को पहले यूज़ कर देगा, पहले सेल आउट कर देगा जो पहले उसके पास आया है। तो फर्स्ट लॉट का जो है जब मटेरियल जब ख़त्म हो जाएगा स्टॉक, तब वो सेकंड लॉट में जो मटेरियल या दवाई उसके पास आई है तब वो उसको इशू करना शुरू करेगा। यहाँ पर जो प्राइजेस जो हम चार्ज करते हैं टू द कंज्यूमर या टू द डिपार्टमेंट, वो वही प्राइस चार्ज करते हैं जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज़ किया था। फॉर एग्जांपल पहले लॉट में हमारे पास अगर जैसे बात करें एक सर्फ का पैकेट है, वो एक सर्फ के पैकेट का जो प्राइस है वो अगर 100 रुपीज़ है, जो पहले लॉट में हमारे पास आया तो उसमें उस एक पैकेट का प्राइस 100 रुपीज़ है। सेकंड लॉट में जो हमारे पास सर्फ के पैकेट आए हैं उसका कॉस्ट हो सकता है कि वो 90 रुपीज़ हो चुका हो, लेकिन जब हम फर्स्ट लॉट का मटेरियल जो है वो हम इशू कर रहे हैं तो उस केस में हम इस वक्त मार्केट वैल्यू चाहे 90 रुपये हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हमने उसे 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था तो हम विल चार्ज द सेम प्राइस, तो हम 100 रुपये में ही उसको बेचेंगे। एप्लीकेशन कहाँ पर ये सूटेबल है? जहाँ पर साइज और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ वेरी लार्ज, वेयर एट एनी टाइम मोर देन 2 or 3 लॉट्स आर नॉट लाइकली टू रिमेन इन स्टॉक, जो कि 2 या 3 से ज़्यादा स्टॉक नहीं रह सकता। जैसे कि मैंने आपको दूध, पनीर या ब्रेड की बात की, तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा जो है कि वो हम नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर ये सूटेबल है मेथड, जहाँ पर कि पहले आया और पहले जो है उसको यूज़ कर लिया गया, इशू कर दिया गया। जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो रैपिड है, डेली टू डेली बेसिस जो है प्रोड्यूस हो रहा है और डेली के डेली साथ के साथ यूज़ हो रहा है। और ये मेथड एप्रोप्रिएट है जहाँ पर मटेरियल जो है वो डेटोरेशन, मतलब वो ख़राब होने वाली कंडीशन में, जैसे कि मैंने दवाइयों का एग्जांपल आपको दिया, दूध, घी, पनीर, इस तरह की जो आइटम्स हैं जो पहले डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जो ऑब्सोलीट हो सकती हैं, तो जिनका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए, तो ये मेथड जो है जनरली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसकी सबसे पहले ये है कि हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिस मटेरियल जिस प्राइस पे, जिस चार्जेस पे हमने उसको परचेज़ किया है या हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है, वही जो है हम कॉस्ट कंसीडर करते हैं वाइल इशूइंग द मटेरियल। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये मेथड सिंपल है और इजी है अप्लाई करना। डिसएडवांटेज ये है कि द इशू प्राइस ऑफ द सेम आइटम में बी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग लॉट्स का अलग अलग प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉट में जो हमारे पास सर्फ का पैकेट था दैट वाज ऑफ 100 रुपीज़, लेकिन सेकंड लॉट का प्राइस जो है दैट वाज 90 रुपीज़ पर पैकेट। तो ये हो सकता है कि राम और श्याम 2 लड़के आए, राम ने फर्स्ट लॉट, राम को जब सर्फ का पैकेट दिया गया वो फर्स्ट लॉट का था तो हमने 100 रुपीज़ चार्ज की। शाम जब आया तो फर्स्ट लॉट ख़त्म हो चुका था, सेकंड लॉट से जब हमने उसको इशू किया वो मटेरियल तो हमने 90 रुपीज़ लिए। बाद में जाकर दोनों दोस्तों ने बात की, उन्होंने बोला कि मेरे को तो 100 रुपये में परचेज़ किया मैंने, और शाम बोल रहा है मेरे को 90 रुपये में। पता चला लड़ाई हो गई और आके जो है उस दुकानदार को पीटने लग गए। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सेम आइटम है बट इशू प्राइस जो है वो लॉट का डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ सकता है।
नंबर 2, द प्राइस चार्ज इज नॉट रिलेटेड टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब जो लॉट चल रहा है, जो अभी की मार्केट प्राइस है, उससे डिफरेंट हो सकता है अगर हमें इशू किया गया जो मटेरियल है वो पहले के लॉट से। तो फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का काम बढ़ा देती है, कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। सेकेंड मेथड इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जो आइटम हमारे पास सबसे बाद में आई है उसको हम पहले इशू कर देते हैं, तो एक स्टॉक जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है, मटेरियल जो है वो स्टॉक अप होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जो लास्ट में मटेरियल आया उसको हम साथ के साथ यूज़ करते रहते हैं। ये जनरली आज के दिनों में, बरसातों के दिनों में क्या होता है, अभी से पहले के टाइम पे जो हमने प्याज खरीदा है वो सूखा हुआ था, उसको हमने स्टोर करके रख लिया, 5 किलो 10 किलो, बड़ी फैमिलीज हैं तो पूरा का पूरा बोरा लेकर रख लिया 50 किलो का, वो सूखा हुआ प्याज हमारे पास अवेलेबल। लेकिन आज के टाइम पे बरसातों के दिनों में जो हम अभी प्याज लेते हैं वो साथ के साथ हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम यूज़ करते रहेंगे। जो पहले का स्टोर आइटम है वो धीरे धीरे जो है कंज्यूम करते करते हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्राइस है लास्ट लॉट का मटेरियल का, जो हमने रिसीव किया, लास्ट लॉट में जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, उसी का प्राइस जो है हम यूज़ करते हैं जब तक कि पूरा का पूरा लॉट एग्जॉस्ट ना हो जाए। उसके बाद जो है जो रिमेनिंग लास्ट लॉट है वो हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है लीफो और फिफो में। ये हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन जो है बहुत फास्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन फास्ट होता रहता है, तो इसलिए मटेरियल जो पीछे चला गया वो उसको जाने देते हैं, मटेरियल को स्टॉक करते रहते हैं। तो ये वहाँ पर ही हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि प्रोडक्ट डैमेज ना होने पाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जैसे दूध, पनीर, छाछ, दही, इस तरह के आइटम जो हैं उसमें हम लीफो नहीं यूज़ कर सकते, उसमें हमें फीफो यूज़ करना पड़ेगा। एडवांटेजेस, इशू प्राइस जो है उसमें कंसिस्टेंसी है करंट मार्केट प्राइस के साथ, क्योंकि हम अभी का स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हमें मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस और कंपटीशन फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर जो है वी कैन प्ले वेल। डिसएडवांटेज लीफो का यही है कि जो ओल्ड स्टॉक है वो क्योंकि हम पहले यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमेशा जो है हमारे स्टॉक में बना रहता है, तो हमें हमारे मटेरियल के ख़राब होने के चांसेस जो हैं या आउट ऑफ डेट ऑब्सोलीट होने के चांसेस जो हैं वो हमेशा बने रहते हैं। थर्ड मेथड इज़ एवरेज प्राइस मेथड। इस मेथड के जो है हम पूरे स्टॉक का या स्टोर रूम का जो हमारा मटेरियल है उसका एवरेज कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो जो हम प्रोडक्ट इशू करने वाले हैं उस टाइम पे पूरे स्टोर का जो मटेरियल है उसका एक एवरेज कॉस्ट जो है हम निकाल लेंगे और वही चार्ज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्ट। अगर 10 तरह के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो 10 के लिए अलग अलग 10 वैल्यूज़, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, तो आइटम नंबर 1 के जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद हैं उसका पूरा कॉस्ट लगाकर उसका एवरेज कॉस्ट विल बी चार्ज फॉर आइटम नंबर 1। सिमिलरली फॉर आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, तो सबके लिए एक एवरेज कॉस्ट जो है वो हम चार्ज कर देते हैं फॉर ईच आइटम। एवरेज प्राइस डिटरमिन करने के लिए हम 2 मेथड्स को यूज़ करते हैं, एक है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है मंथ एंड एवरेज मेथड। दोनों में क्या फ़र्क है कि सिंपल एवरेज मेथड की जब हम बात करते हैं इसमें मटेरियल का जो एवरेज कॉस्ट है इन हैंड ऑन द डेट ऑफ इशू फ्रॉम स्टोरेज यूज फॉर प्राइसिंग, तो जिस दिन हम इशू कर रहे हैं मटेरियल को उस टाइम पे हमारे मटेरियल की जो हाथ में है, जो हमारे स्टोर में है, उसका एवरेज कॉस्ट उस दिन ऑन द डेट ऑफ इशू हम यूज़ करते हैं फॉर द प्राइस। तो जब भी हम मटेरियल को इशू करते हैं तो एवरेज कॉस्ट हमें साथ के साथ कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जब मटेरियल ख़त्म हमने इशू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा एवरेज कॉस्ट विल रिड्यूस्ड। और जब भी हमारे पास फ्रेश लॉट आइटम्स का हमारे स्टोर में इंक्लूड होता है तो उस कंडीशन में हमें एवरेज कॉस्ट जो है वो रिवाइज करते साथ जानिए साथ के साथ। इसके ऑपोजिट मंथ एंड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पूरे महीने के एंड में हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कर लेंगे, और वो पूरा का पूरा जो हमने एवरेज निकाला है एट द एंड ऑफ द मंथ वो प्राइस वी विल यूज़
टू चार्ज फॉर द इशू ऑफ ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ, मतलब उसके अगले महीने में